नमस्कार साथियों, मैं हरिंदर मिश्रा। यूट्यूब चैनल साक्षात्कार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो अपनी ज़िंदगी का एक लंबा समय किसानों मजदूरों के हक़ की लड़ाई में, उनके संघर्षों में बिताया है। जो कम्युनिस्ट आंदोलन के एक जाने माने चेहरा हैं झारखंड में, और झारखंड का जो ज़िला है बोकारो, उस ज़िले में ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लंबे समय से निभाते रहे हैं। तो हम बातचीत करेंगे भाकपा माले के जिला सचिव और राज्य समिति के सदस्य कॉमरेड देवदीप सिंह दिवाकर से। तो आपका स्वागत है कॉमरेड इस साक्षात्कार में। चलिए, धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अपने शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताइए। देखिए हरिंदर जी, हम 1972 में बोकारो स्टील प्लांट के जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग के रूप में राउरकेला ज्वाइन किए थे। तो देश उस समय हलचल के दौर से गुजर रहा था। यद्यपि 71 का जो बांग्लादेश का युद्ध, जो पाकिस्तान का युद्ध था, बांग्लादेश बना, उसके बाद भी देश की जो समस्याएं थी, जो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ में जो आंदोलन देश में चल रहा था, वो युद्ध के बाद तात्कालिक तौर से थोड़ा सा रुकता दिखा, लेकिन वो रुका नहीं असल में। तो आंदोलन लगातार पूरे देश में चल रहे थे। और फिर आते आते आप सबको याद होगा कि 75 में अंततः इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना पड़ा। और इसी दौर में देखिएगा कि एके राय का यूनियन उस समय अपना आना जाना एके राय का रहता था। तो उस दौर में हम यूनियन से फिर जुड़ भी गए थे। तो इस दौर में फिर हम लोग एके राय के साथ बहुत करीब हो गए थे। और एके राय जेल में थे तो हुआ कि भाई ये इनको चुनाव लड़ना है। तो उस समय जनता पार्टी बनी थी। तो एके राय जनता पार्टी वगैरह में नहीं माने गए। वो अपना स्वतंत्र रूप से, उनका एक अपना सिद्धांत था कि भाई ये सब जो पार्टी है, जनता पार्टी, ये सब तात्कालिक है। ये सब फिर कल होकर हमारे माने मजदूरों के स्वार्थ के साथ मतलब खिलवाड़ करेंगे, इसलिए इनका हमारा सहयोग सहायता की ज़रूरत नहीं है। जनता हमें चुनेगी तो चुनाएंगे। और फिर जेल में रहते ही हुए जनता उनको चुनकर एमपी धनबाद से बना दिया। तो इस तरह से हमारा राजनीतिक कहिए कि करीब होना एके राय के साथ बढ़ता चला गया। और फिर यूनियन के गतिविधि में जो 3, 4, 5 नाम थे एके राय के, उसमें हम लोग माने शीर्षस्थ बन गए। लेकिन बाद के दिनों में फिर हम लोगों को एके राय से थोड़ा सा डिफरेंसेज बढ़ने लगा। तब तक हम लोगों की पार्टी का आईपीएफ का गठन हो गया था। भाकपा माले एक खुली संस्था इंडियन पीपुल्स से बनाई थी मोर्चा, हाँ, इंडियन पीपुल्स फ्रंट। तो उस इंडियन पीपुल्स फ्रंट के हम राष्ट्रीय परिषद में फर्स्ट में ही हम चुने गए थे। फिर आकर 87 में एके राय से हटकर हम यूनियन का गठन हम लोगों ने किया, जिसका नाम सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स रहा, जो वर्तमान में उस समय AICCTU से संबद्ध है। और उस 87 से लगातार फिर हमारा यूनियन का गतिविधि लगातार चलता रहा। और एक समय तो ऐसा था कि कम से कम 10 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है, वो कोई चाहे हड़ताल करा लेना तो बिना हम लोगों से संभव नहीं था। 10 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट। तो फिर बालीडीह सबसे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हम लोग जब वहाँ इन कर रहे थे तो सुनकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ जो मजदूरी मिलती थी 22 रुपया 23 रुपया, इस तरह से मजदूरी थी उन लोगों का पर डे। आज जितना अस्थाई मजदूर है उससे दोगुना अस्थाई मजदूर ठेका मजदूर होता था। उससे भी सबसे ज़्यादा खतरनाक बात थी कि फैक्ट्री जिस नाम से बना हुआ है, उसका उत्पादन उस फैक्ट्री में नहीं होकर ये लोग कलकत्ता और बाहर से ट्रेडिंग कराते थे। तो जो यहाँ बनता तो कुछ और मजदूर उसमें काम कर सकते थे, वो ट्रेडिंग कराने के चलते वो संभावना भी ख़त्म हो गया था। अब इस सब समस्याओं को लेकर हम लोग मैंने वहाँ इन किया। सुना है बालीडीह में ही एक और संघर्ष हुआ था यहाँ पर, जो बहुत चर्चित हुआ था। हाँ, आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं। उसका उसी का ही पृष्ठभूमि सब है। एक विशाल करके फैक्ट्री है, बोल्ट नट बोल्ट बनाता है। वो सील किए हुए थे हम लोग, मजदूर का पेमेंट नहीं कर रहा था। दादा ठेका लिए कि हम खुलवा देंगे। और एगो लक्ष्मण रेखा पार है, लक्ष्मण रेखा पार करके दिखाओ। समरेश सिंह से आप लोगों का टक्कर हुआ यूनियन में। हाँ, तो असल में वो जो विशाल जो फैक्ट्री था, विशाल मैन्युफैक्चरिंग है उसका नाम, नट बोल्ट का कारखाना था। तो समरेश सिंह सामने आए उन लोगों की ओर से कि विशाल कारखाना को हम खुलवा देंगे
और आप लोगों के विरोध में? हाँ, यही अति परबे किए थे। 1,51,000 लोग बताया, फैक्ट चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री उनको पैसा दिया। अब बोला कि आप ही दादा हम लोगों को IPF से मुक्ति दिला सकते हैं। दादा ठेका ले लिए और एक डेट दिए कि फलाना तारीख को हम फैक्ट्री खुलवा के घुस जाएंगे। और वो कहे कि लक्ष्मण रेखा है, इसको कोई पार करेगा तो भस्म हो जाएगा। हम लोग भी मीटिंग करके मजदूरों से राय लेते, बोला मजदूर कुछ नहीं, यहाँ हम लोग मजदूर रेखा पार देते हैं। उसके आगे वो मजदूर रेखा खींच दिया और दादा इतना उत्पात शुरू किया कि देखिए हम लोगों का वहाँ ऑफिस था, ऐसे हम लोग पाइप पर बैठ के मीटिंग करते थे। धीरे वही हम लोगों का ऑफिस था, हमेशा 150 की भीड़ रहती थी रात 10 बजे 11 बजे। दादा जो डेट दिया था उसके ठीक 3-4 दिन पहले हम लोगों से मुश्किल से 5 मीटर के दूरी पर भी या कम पर पूरा चटाई का एक ऑफिस बनाया, वो जो नहीं बांस वाला मिलता है चटाई। अब पूरा कहाँ से लड़का बाहर सबसे देहात से बुला के चलो सब भर्ती होना है, बालिटी में भर्ती खुला है करके। अब मुस्लिम चंदन किया, ये लोगों को बुला के नौजवान लड़का सब आना शुरू किया। तो हम लोग तो बोले कि भाई देखिए अब तो जो होना है ये तो पार्टी का बात है, मजदूर का सवाल है, ये लड़ाई को हम लोगों को जीतना है, कोई भी तरह से जीतना है। इसके बाद तैयारी शुरू हो गया, दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो गया। हम लोग भी पूरा ज़बरदस्त तैयारी किए थे। जहाँ हम लोगों का ऑफिस था उसके इर्द गिर्द हम लोग 25-26 महिलाएं रखे थे। पूरा हम कहा दादा यहाँ आएंगे तो दादा को कुछ करना नहीं, पकड़ लेना है, कालिख पोत देना है हमें, बस पकड़े रहना है, फिर तो सब हम लोग संभाल लेंगे, कुछ नहीं करना है। इसके बाद उधर से माइक लगाया 4 गो लोग अपना ऑफिस पर, हम लोगों का लोग भी 6 गो माइक लगाया। और जितना हम लोगों के नाम से माँ बहन का गाली देख के 47 का मेजर साहब बेचारे जिंदा थे। हम के मेजर साहब आप यहाँ माइक छोड़िएगा नहीं, कुछ हमको संसाधन उस समय घट रहा था, हम यहाँ से हम आएंगे तब कुछ देखिएगा, उतावला मत होइएगा, हम आ जाएंगे तुरंत आ जाएंगे। मेजर साहब मतलब मेजर नागेंद्र यादव? हाँ, नागेंद्र प्रसाद। हाँ, नॉन कमीशन्ड अफसर आर्मी का। तो डॉक्टर सुशील उस समय जिंदा थे, BGH के थे, सर्जन थे, उनको गाड़ी में बैठाए। और डॉक्टर अरविंद जो औरंगाबाद में रहते हैं यहीं थे उस समय, दोनों को बैठाया। सुदामा के बड़ भाई बोले कि ना। तो हुआ क्या, जैसे हम लोग अभी ऑफिस से 200-300 मीटर धरी है, धाएँ धावा शुरू हो गया, हम तो स्टार्ट हो गया। देखे कि उसका ऑफिस सब छिटा गया, भगदड़ में चल गई। बोले मेजर साहब स्टॉप कराइए, माइक वही थे। फिर रोका गया। तो हुआ क्या था कि उधर से पहले वो लोग गाली बकते बकते, मेजर साहब बोल रहे हैं प्रशासन को कि आप रुकवाइए, वो गाली बक रहा है, हम लोग गाली नहीं बक सकते हैं। तो वो बम फेंक दिया। तो वहाँ पर हम लोगों का था बड़ा 1-2 किलो का बम जो धुआं करेगा। वो गुप्ता जी था थोड़ा बीता उधर था, गंजला फेंक दिया थी वाला स्प्लिंटर वाला पहले ही, तो गिर गया ऑफिस पर। तो ऑफिस पर सब चटाई से था, छितरा गया, जहाँ था सब उड़ गया। फिर तो इसके बाद ये स्थिति हो गया हरिंदर जी कि किसी फैक्ट्री में IPF चल न आए, अचानक मैंने 22 रुपये से कोई 32 जो उस समय अथी था मैंने रेट था, वो सब अचानक बढ़ा दिया कि कहीं मैंने हमारे यहाँ IPF न पहुँच जाए, कहीं दिवाकर का साइन लिया हमारा यहाँ ना आ जाए। एक साथ पूरा बालिटी का रंग बदल गया पूरा हरिंदर जी। इसके बाद बालिटी में दम तूती बोलने लगा, पूरा मजदूर का राज हो गया। फिर मजदूर अपना पैसा कलेक्शन करके वहाँ ऑफिस ईंटा का बनाया, मैंने बाहर का ट्रेडिंग वाला बंद, प्रोडक्शन फैक्ट्री में शुरू, मजदूरों का रेट शुरू, जितना सुरक्षा अप्लायंस था सबका शुरू। कोई फैक्ट्री ड्रेस भी देने लगा, बोनस देता नहीं था, बोनस। वहाँ फिर पार्टी बिल्डिंग शुरू हुआ। 300 पार्टी का मेंबर था वहाँ जी। मतलब ट्रेड यूनियन में आने के साथ ही पार्टी से जुड़ाव हो गया था। हाँ। और उसका जो खुला मोर्चा था IPF, सबसे पहले आप उसमें सक्रिय हुए। जी, मुझे जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे पूछनी है कि चारू मजुमदार के नेतृत्व में पार्टी का गठन हुआ, CPM से अलग होकर चारू मजुमदार ने पार्टी का गठन किया, और उसी समय एक दमन का दौर शुरू हुआ, खासकर बंगाल में, कलकत्ता में, और बहुत सारे लोग शहीद हुए और लगा कि पार्टी ख़त्म हो गई, अब पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। खासकर जो शासक वर्ग है
वो उत्सव मनाने लगा कि हमने ख़त्म कर दिया। और उसी दौरान बिहार के भोजपुर, पटना के इलाकों में पार्टी फिर से लोग पार्टी को जिंदा किया, कॉमरेड जौहर, कॉमरेड विनोद मिश्र के नेतृत्व में। और जो सामंती उत्पीड़न उस इलाके में था, उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए पार्टी खड़ी हुई और एक उभार का दौर सब लोगों ने देखा। तो पार्टी का जो चरित्र है वो मुख्य रूप से सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष का चरित्र है। तो जो बिहार का जो स्थिति है, जिस माहौल में, जिस स्थिति में, जिस पृष्ठभूमि में पार्टी खड़ी हुई बिहार में, झारखंड में, इस इलाके में नहीं है। तो यहाँ पर झारखंड में आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर आगे आप देखते हैं पार्टी को खड़ा करने के लिए भविष्य देखते हैं? ऐसा कौन सा मुद्दा आपको लगते हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं जिन पर संघर्ष करते हुए, आंदोलन करते हुए पार्टी को यहाँ भी एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में खड़ा किया जा सके? देखिए हरिंदर जी, झारखंड और बिहार का थोड़ा चारित्रिक फर्क तो है, लेकिन आप पाएंगे कि बिहार का जो सटा बॉर्डर झारखंड से है, जैसे गढ़वा, पलामू का इलाका, वो सब इलाके में भी सामंती उत्पीड़न का स्वरूप देखिएगा बिहार की तरह ही है। हाँ, वहाँ तो है। इसलिए उन इलाकों में हमारी पार्टी का तौर तरीका और संघर्ष का जो स्वरूप है लगभग बिहार की तरह है, पलामू, गढ़वा इस समय में। और उन्हीं सामंतों के खिलाफ में संघर्ष करके पूरा पलामू प्रमंडल में पार्टी अपनी एक आधार भी, अच्छी आधार बना के रखी है। इधर जो उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका है, मुख्य रूप से देखिएगा कि इंडस्ट्रियल इलाका ही माने कहा जा सकता है। कोलफील्ड है, स्टील प्लांट है, टाटा स्टील प्लांट है, डीवीसी है, एचईसी है। स्टेट कैपिटल जो राज्य की पूंजी सबसे ज्यादा यहाँ लगी हुई है। अब पूंजी का चरित्र होता है, सब जगह चरित्र होता है कि अतिरिक्त मुनाफा कमाना, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। इसलिए वो सीधा हमला मजदूरों पर करता है, क्योंकि मुनाफा तो उनके जरिए हासिल होगा। अतिरिक्त मुनाफा तो, अतिरिक्त उपार्जन तो उन्हीं में कटौती करके होगा। तो झारखंड का एक विशेषता यह भी है कि झारखंड के जो उत्तरी छोटानागपुर और ये सब जो आदिवासियों का इलाका है, सांस्कृतिक रूप से थोड़ा सा अलग होने के बावजूद भी एक देखिएगा एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। अगर देखिए कोल्डफील्ड के इलाका में जाएंगे तो कोयला मजदूर का जो ये है वो गांव में भी है, एकदम माने वो मिला मिला है, गांव है और धौरा भी है, इस तरह से है। एकदम रिमोट में ही अब चाईबासा खरसावां में जाइएगा तो वहाँ भले एक अलग तरह से है, फिर भी वो उधर चाईबासा है, माने आपका जमशेदपुर है। लेकिन अभी जो देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो आज की बात हम करेंगे तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो कॉरपोरेट का निगाह यहाँ पर है, कॉरपोरेट घराने का। और कॉरपोरेट घराना मतलब यहाँ के झारखंड के जो खनिज पदार्थ है उस पर अपना हक जमाना चाहती है। और विभिन्न तरह से ऊपर, जैसे आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो नक्सलाइट के नाम पर, बहुत तरह के उग्रवाद के नाम पर, वहाँ तमाम तरह के खनिज पदार्थों पर, आयरन पर मतलब एक कब्जा कर लिए हैं लोग। ठीक उसी तरह से झारखंड में भी ये बहुत तरह से प्रयासों चलाते रहते हैं। और इसीलिए देखिएगा कि झारखंड में कैसे उनकी सरकार बन जाए, यहाँ खासकर आज के बात करें तो भाजपा की, इसकी बहुत तोड़ जोड़ करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ मुद्दा होगा, इस कॉरपोरेट घराने के खिलाफ में संघर्ष को कैसे तेज किया जाए। और एक देखिएगा झारखंड में जो दूसरी वाम पार्टी जो मार्क्सवादी समन्वय समिति थी, आज दोनों पार्टी इस चीज़ को महसूस करी है और दोनों पार्टी एक दूसरे में मासस माले में विलय करी है। तो इस मुद्दे पर संघर्ष को और ज़्यादा तेज करने की ताकत हमको मिल गई है। तो इसीलिए जो झारखंड की जनता का जो सबसे जो मुद्दा है, जल जंगल जमीन का, जो आज भी उनके हाथ में नहीं है, सब पर कब्जा दूसरों का होता जा रहा है, ये संघर्ष को हम लोग पुनः फिर माने एक गति प्रदान और उस पर एक दिशा प्रदान हम लोग कर सकते हैं।
दूसरा देखिएगा, यहाँ बहुत सारे नौजवान का पलायन होता है, नौजवान ही नहीं, बहुत महिला पुरुष बहुत लोग पलायन करते हैं, जबकि यहाँ बहुत सारा संभावनाएं हैं। तो ये पलायन को कैसे रोका जाए, नौजवानों का सबसे बड़ा नौकरी का सवाल है, और झारखंड में इसका एक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। इसको कैसे रोका जाए, ये नौजवानों को इस पलायन का जो समस्या है, इस समस्या को लेकर हमको भी एक संघर्ष का मुद्दा बनाना है। मजदूरों का तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि ये जो मजदूर अभी जो हमेशा बहुत दिनों से जो मजदूर के कानून जो कुछ न्यूनतम बने हुए थे इनके हक में, उन कानूनों को जो ये सरकार बदल दी है, उन कानूनों के बदलने के खिलाफ में एक लगातार लड़ाई जारी है। अब जब तक वो बदलेगा, उसको ठीक किया जा सकता है, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो ये हमको लगता है 3-4 मुद्दा महत्वपूर्ण है। मजदूरों के लिए अपने कानून को पुनर्बहाल का, जो यह 4 श्रमिक कोड को रद्द करो, नौजवानों के पलायन का, ये पूरा शेष को माने जल जंगल जमीन के मतलब हासिल करने का, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले भाकपा माले का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन पटना में, उस अधिवेशन में एक मांग उठा कि वाम जनवादी एक मोर्चा बने, एक एकता बने, और वो जो एकता बने वो सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ बने। और एक पहल माले ने लिया और धीरे धीरे वो एकता बनी और इंडिया गठबंधन तक पहुंचा। उसमें जो प्रमुख मुद्दा सामने आया कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है। कांग्रेस भी उस मोर्चा में शामिल हुई और माले भी शामिल हुआ। जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए माले खड़ा हुआ, बंगाल से लेकर बिहार तक, उसी कांग्रेस के साथ मोर्चा में माले एक सक्रिय भागीदार के रूप में है। इन चीज़ों को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए हरिंदर जी, नीतिगत रूप से तो आप ठीक ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस और माले की नीतियों में कहीं दूर दूर तक मेल नहीं है। लेकिन जब आज के राजनीतिक परिस्थिति पर ध्यान देंगे, तभी देश के सबसे बड़ा जो एजेंडा बना हुआ है, हमारे देश में संविधान सबसे ज़्यादा खतरा में भी है, लोकतंत्र खतरा में है, लोकतांत्रिक जो कुछ ढांचा है वह भी आज खतरा में है। यहाँ तक कि संवैधानिक जो ढांचा है, जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, वह भी आज पंगु होती जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में जो प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का जो आधारभूत जो संरचना है, आधारभूत जो ढांचा है, जब यही नहीं बचेगा तो आपकी पार्टी कहाँ से बचेगी? कोई पार्टी नहीं बचेगी। और ये फांसीवाद सबको खत्म कर देगा। तो इसीलिए यहाँ फिर हम लोग माने उस बड़े दायरे में सोचते हैं कि सबसे पहला दायित्व है देश में संविधान का रक्षा करना, देश में संवैधानिक संस्थाओं को बचाना। जितने भी हमारे देश के विकास के लिए जो भी हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश के आवाम के साथ एक रूप होना, देश के नौजवानों को इसके लिए प्रेरित करना, ये सब जो मुद्दा है जो आपको एक साथ आने के लिए विवश करता है। इन मुद्दों पर कोई पार्टी, कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी, कोई एक पार्टी इस जो फांसीवादी जो सरकार है, जो फांसीवादी हमला है, उसके खिलाफ में लड़ने में सक्षम नहीं है। इसीलिए देखिए जो पटना महाधिवेशन जिसकी बात कर रहे हैं आप इसलिए देखिए कि ये जो पटना में जो अभी जो बात हुई, तो इसका शुरुआत तो कहीं ब्रेन चाइल्ड तो हम ही लोगों का है। हम लोगों को महाधिवेशन से ही तो इसका शुरुआत हुआ। एक दिन का अलग रखा ही गया था कन्वेंशन, संविधान बचाओ कन्वेंशन ही रखा गया था, लोकतंत्र बचाओ। अभी तो देखिए इंडिया गठबंधन बनने के बाद अब तो हमारे लोगों की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का तो सब जगह एक से है, महत्व है। तो इस तरह से ये एक कहा जाए कि हमारी राजनीति का भी एक विस्तार मिला है। और इस फांसीवादी संघर्ष में कोई अब अलग अलग रहकर संघर्ष जीत हासिल नहीं कर सकता है। और इसीलिए माने कांग्रेस के खिलाफ में संघर्ष रहते हुए भी हम लोग मतलब उसके साथ हैं इस पहलू पर। एक आखिरी सवाल बहुत ही पर्सनल है इस बातचीत का। पत्नी नहीं रही, बच्चे बाहर चले गए और आप अकेले रह रहे हैं, तो ये जो अकेलापन है, इससे कैसे लड़ रहे हैं आप?
देखिए हरिंदर जी, अकेलापन तब ज़्यादा महसूस होता है जब अकेले बैठ जाएंगे। तो जो हमारा रूटीन है उस रूटीन में अकेले बैठने का चांस ही नहीं है। तो हम तो यही समझते हैं कि अकेलापन तब महसूस होता है जब अकेला बैठ जाते हैं। अब गति में रहेंगे तो अकेलापन महसूस नहीं होगा। सही बात। बीच में जहाँ तक है परिवार बाल बच्चों, तो मेरा मैंने पूरा परिवार कहे कि पूना में ही सेटल है लगभग। जब इच्छा होती है तो कभी चले जाते हैं। बीच में साल 6 महीना में हम थोड़ा सा घूमने का भी शौक है, 10-15 दिन कहीं निकल जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। चलिए।